So next is unit number 3, laws of motion. Unit number 3, which is laws of motion. This is chapter number 5 of NCERT. Chapter number 5 of NCERT. Laws of motion start होता है with the concept of inertia. Inertia जो टर्म है ये गैलीलियो ने टर्म दी थी. Introduced by Galileo. Inertia का मतलब है inertia is inability of body to change its state of rest, motion, और वैसे इट्स बेटर कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन लिख देते हैं. बाय इटसेल्फ. समझिए इनर्शिया का क्या मतलब है. अगर एक बॉडी रेस्ट में, लेट्स से ये बॉडी रेस्ट में, तो इस बॉडी की टेंडेंसी होगी कि हमेशा रेस्ट में रहे. बॉडी खुद मोशन में नहीं आ सकती. एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगी, ये खुद मोशन में नहीं आ सकती. इसे मोशन में लाने के लिए बाहर से कुछ पुश देना होगा, कुछ एफर्ट्स लगानी होगी. जो आप पुश करोगे या एफर्ट्स लगाओगे उसी को फोर्स कहते हैं. सो गैलीलियो ने फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था ना. गैलीलियो ने बताया था बस इनर्शिया, कि बॉडी के अंदर एक इनर्शिया होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकता. मींस अगर एक बॉडी मूव कर रही है, मतलब ये ऐसा है कि यूनिवर्स में अगर आप सिर्फ एक सिंगल बॉडी रख दो और वो रेस्ट में हो, तो हमेशा हमेशा के लिए वो बॉडी रेस्ट में रहेगी. वो अपने आप मूव नहीं कर सकती. मूव कराने के लिए कोई और चाहिए. छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का, बट पूरा लॉज ऑफ मोशन इसी के आसपास घूमेगा. इसी तरह से अगर इस स्पेस में एक बॉडी मूव कर रही है, आपने एक स्टोन लिया और फेंक दिया, और कुछ नहीं है स्पेस में, इस स्टोन के अलावा कुछ नहीं है, तो ये स्टोन की टेंडेंसी होगी, ये चाहेगा कि हमेशा इसी वेलोसिटी से मूव करता है. और अगर इस स्टोन के अलावा कुछ नहीं है तो हमेशा इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा. तो ये जो टेंडेंसी है बॉडी की, जिसकी वजह से बॉडी खुद रेस्ट में नहीं आ सकती या रेस्ट से खुद मोशन में नहीं जा सकती, अपने आप अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती, दैट इनेबिलिटी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. सो इट्स अ प्रॉपर्टी. फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसे हम मेजर करें. ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपने आप रेस्ट में है तो कोशिश करेगी हमेशा रेस्ट में रहे, मोशन में है तो हमेशा कोशिश करेगी कि ये मोशन में. भाई इनर्शिया आया समझ में? यस सर. बहुत सिंपल लैंग्वेज में ना इनर्शिया मतलब, ये तो बहुत सुनते होंगे आप, कि खुद कुछ भी नहीं होता. ऐसा नहीं होगा कि अपने आप बॉडी रेस्ट में आ जाए या अपने आप रुक जाए. रेस्ट में लाने के लिए या रोकने के लिए आपको एफर्ट्स चाहिए. दैट इज इनर्शिया. अब इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इस बॉडी की इनर्शिया कम है, दूसरे की ज्यादा है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर. बॉडी के मास पर डिपेंड करता है. जितना ज्यादा मास होगा, जितनी हैवी बॉडी होगी, उसका उतना ज्यादा एनर्जी होगा. इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. सो दैट इज एनर्जी. इतना लिखिए, फिर हम न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे.
मैं इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट आते हैं। तोयबा लिख लिया? लिखिए लिखिए लिखिए। भाई देखो, थर्मल है तो इजी टॉपिक, लेकिन जैसे ही मैं टफ न्यूमेरिकल्स पर आऊंगा ना, तो फिर आपको थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। उस बैच में मैं थोड़ा बहुत असल में जेई के स्टैंडर्ड तक चला जाता हूँ, इसलिए परेशानी होती है। तोयबा हो गया? यस सर, हो गया। तो इनर्शिया आपको पता चल गया, ये गैलीलियो बता गया था। अब न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि इनर्शिया को ओवरकम कौन कराएगा। लाइक अगर एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है तो इसका मतलब है इनर्शिया ओवरकम हो गई ना। इनर्शिया तो कोशिश कर रही थी बॉडी मूव ही ना करे, तो किसने इनर्शिया ओवरकम करा दी? क्या कौन बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेकर आ गया? किसकी वजह से मूव करती हुई बॉडी रुक गई? सो दैट वाज गिवन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है कि बॉडी will maintain its inertia अच्छा, अब कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, maintain its inertia unless an external force is applied on the body. मीन्स जब तक आप बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, बॉडी अपनी इनर्शिया मेंटेन करके रखेगी। मीन्स रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। सो इनर्शिया कौन चेंज कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज इनर्शिया ऑफ बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो इसने कहा जो बॉडी की इनर्शिया को चेंज कर रहा है ना, दैट इज फोर्स। तो इसने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो जैसे बहुत जूनियर क्लासेस में आप पढ़ते हैं, कोई पूछता है व्हाट इज फोर्स, आप कहते हो फोर्स इज अ पुश और पुल। लेकिन अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे तो फोर्स वो एजेंट है जो बॉडी की इनर्शिया चेंज कर सकता है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है, उसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, उसे मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे। सो फोर्स इज समथिंग व्हिच कैन चेंज द एनर्जी ऑफ बॉडी। दैट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो इट बेसिकली डिफाइंस फोर्स। अब इसके बाद न्यूटन ने थोड़ा सा और इसका डिस्क्रिप्शन दिया। उसने कहा टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया तीन तरह की होती है। हालांकि है एक ही, उसको आप तीन अलग अलग तरह से, अलग अलग तीन तरह की सिचुएशंस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब सिर्फ ये है कि इनर्शिया तब तक एक्ट करेगी जब तक बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं करती। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है इनर्शिया तब तक एक्ट करेगी जब तक बॉडी रेस्ट में, मतलब इसकी वजह से बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन its inertia of rest. Body will try to maintain its inertia of rest. Body
एनर्जी ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, बॉडी कोशिश करेगी कि वो हमेशा रेस्ट में रहे। कई एग्जांपल्स हैं इसके, यार ये मैंने बहुत नीचे लिख दिया, ऊपर लिख दिया। एनर्जी ऑफ रेस्ट, body will try to maintain its inertia of rest. तो देखिए, बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट्स एनर्जी ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स देखिए। इन सारे एग्जांपल्स में आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि बॉडी हर हाल में कोशिश कर रही है अपने आप को रेस्ट में रखने की। सब कुछ मूव कर जाएगा बट बॉडी अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी। मुझे जरा 1 मिनट दो, शायद मेरे पास कुछ एनिमेशंस पड़ी हुई है। 1 मिनट दो। वहां एनिमेशन हमें लिखे ना आप लोगों ने, सो इसको देख लीजिए। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये आपको इनर्शिया समझा देगा पूरी तरह से। ये बस है, बस इनिशियली रेस्ट में, एक पैसेंजर खड़ा हुआ है बस में, ये भी रेस्ट में। अब जैसे ही बस आगे मूव करना शुरू करेगी, आगे का मतलब है कि ये पैसेंजर है अभी, बस अभी रेस्ट में। अब जैसी बस इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है, अगर ये बस रेस्ट में थी तो पैसेंजर भी सुनो पहले रेस्ट में था। जब पैसेंजर रेस्ट में है तो इस कौन सी इनर्शिया में बताओगे जरा? अगर ये पैसेंजर रेस्ट में है तो किस इनर्शिया में? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ये आदमी हमेशा कोशिश करेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहने, हमेशा ये कोशिश करेगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहे। अब जैसे ही बस स्टार्ट होगी, देखो जैसे ये बस स्टार्ट होगी, बस के स्टार्ट होते ही एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये देखो, ये जो से बैकवर्ड पुश मिला, जैसी बस स्टार्ट हुई, ये जो पीछे गया, ये जो बैकवर्ड पुश था, इस बैकवर्ड पुश को आप एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ रेस्ट। ये बैकवर्ड पुश बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि ये अपनी एनर्जी ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। तो ये ऐसे वो एग्जांपल्स, सिर्फ ये बस नहीं, बाइक है, जैसी बाइक मूव करेगी, बाइक में जो बैठा वो बैकवर्ड पुश एक्सपीरियंस करता है। ट्रेन, आप ट्रेन में बैठे हो, जैसी ट्रेन स्टार्ट करती है आप एक बैकवर्ड पुश एक्सपीरियंस करते हैं। दैट बैकवर्ड पुश इज बेसिकली ड्यू टू इनर्शिया। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से उस बैकवर्ड पुश को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो ये बस है, ये आदमी खड़ा है, जब बस रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में। अब जैसे ही बस चलना शुरू करती है, भाई इसके फीट तो बस के साथ अटैच्ड है, तो जैसी बस स्टार्ट हुई दैट मींस बस के इंजन ने बस के ऊपर फोर्स अप्लाई करी। इनर्शिया ओवरकम कराने के लिए फोर्स की जरूरत है, फोर्स अप्लाई करी। जो फोर्स बस पर एक्ट कर रही थी वही फोर्स इसके पैरों पर भी एक्ट कर रही है, इसके फीट पर एक्ट कर रही है, तो इसके फीट भी मोशन में आ गए। लेकिन इसकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो कोशिश करेगा अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने की, क्योंकि इस पर तो ऊपर वाले पार्ट पर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जो भी फोर्स एक्ट कर रही वो नीचे वाले पार्ट पर एक्ट कर रही। तो होगा क्या, नीचे वाला जो बॉडी का पार्ट है वो तो आगे निकल जाएगा, ऊपर वाला पार्ट पीछे रह जाएगा। अब बॉडी अगर डिटैचेबल होती तो लिटरली यही होता कि फीट आगे निकल जाते, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रहता, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करे। ऊपर वाला पार्ट कोशिश करेगा रेस्ट में रहने की, नीचे फीट के ऊपर जरूर फोर्स एक्ट करे तो फीट मोशन में आ गए। लेकिन बॉडी डिटैच नहीं हो सकती, अटैच रहती है, इसीलिए ऐसा लगता है कि एक बैकवर्ड पुश मिला।
बेसिकली हुआ ये था कि फीट आगे मूव कर गए, ये यहीं रह गए, तो इसीलिए लगता है कि बैकवर्ड पुश है। भाई समझ में आया? चैट रूम यूज करो, जरा बताओ आया इतना समझ में? तो जैसे ही बस स्टार्ट करेगी, इसमें पैसेंजर के ऊपर जो बैकवर्ड पुश मिल रहा है, दैट बैकवर्ड पुश इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह से देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ तो और बहुत एग्जांपल्स, जैसे पेड़ के ऊपर कुछ फल लगे हुए, कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे ही आप उसकी ब्रांच को हिलाओगे तो वो फ्रूट्स गिर जाते हैं। उसका रीजन ये है कि आपने ब्रांच को हिलाया, ब्रांच मोशन में आ गई, फ्रूट्स अपनी जगह रहने की कोशिश करेंगे तो डिटैच हो जाएंगे। हर वो एग्जाम्पल जहां बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है, वहां आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल दिख जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी अपनी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये है, जैसे ये बस मूव कर रही है, इस मूविंग बस में एक आदमी खड़ा हुआ है, भाई इसके पैर भी मूव कर रहे होंगे, इसके बॉडी का अपर पार्ट भी मूव कर रहा है, पूरी बॉडी मोशन में। किस इनर्शिया में? इनर्शिया ऑफ मोशन में। अब जैसे ही ब्रेक लगते हैं, ब्रेक लगने का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, ऐसे ब्रेक क्या करता है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है। तो जैसे ही फोर्स लगी, भाई बॉडी का लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया, सॉरी रेस्ट में आ गया फोर्स की वजह से, बट ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो कोशिश करेगा कि अब भी मूव करता रहे। अगर एक बस थी जो 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, उसमें जो आदमी बैठा हुआ है वो भी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसके पैर भी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, उसका सर भी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, कार रुक गई, बस रुक गई, बस के साथ उसके फीट अटैच थे वो वहीं रुक गए, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रही है। ऊपर वाले पार्ट पे तो कोई फोर्स काम नहीं कर रही, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बस से अटैच है, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या कोशिश करेगा, आगे बढ़ जाए। लेकिन बॉडी अटैच है तो ऐसा लगता है कि एक फॉरवर्ड पुश मिल रहा है, फॉरवर्ड पुश। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वो सारी चीजें जिसमें बॉडी चलती हुई रुकती है, बस जा रही थी, कार थी, एकदम से रुक गई, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। कार में जो सीट बेल्ट होती है इसीलिए होती है ना, कार बहुत तेजी से जा रही थी, एकदम से ब्रेक लगे तो आपको एक पुश मिलेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। भाई ये बताइए, क्लियर हुआ ये इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ मोशन के बाद नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऐसे आप याद रख सकते हैं, किसी भी अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करी, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो आपकी जो बॉडी होगी वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तब डायरेक्शन चेंज होगा, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बॉडी विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। जैसे एग्जांपल्स देखिए, मैं एक स्टोन लूं, जरा बताना मुझे, देखें आप लोगों ने कभी कोई चीज ऑब्जर्व भी करी है ढंग से। तो मैंने एक स्टोन लिया और इससे एक स्ट्रिंग ले ली, ये स्ट्रिंग से स्टोन कनेक्ट कर दिया और मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो एक पत्थर लिया, एक रस्सी से बांधा और यूं करके घुमा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली घुमाता जा रहा हूँ। सो ये स्टोन ऐसे जा रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है।
ये स्टोन है, ऐसे घूमता जा रहा है। भाई अगर आप रस्सी से स्टोन को बांधकर घुमाओगे, स्टोन अपने आप घूमता है या फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है हाथ से? फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। सब फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ना, सब फोर्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर घूमते घूमते फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बताना जरा इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है या कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है स्टोन की? सेम। सेम है, तो चेंज करता हुआ दिख रहा है। पहले राइट थी, फिर ऊपर चली गई, फिर लेफ्ट चली गई, फिर नीचे आ गई, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। किसी पॉइंट पर जाकर स्ट्रिंग टूट गई, यहां जाकर स्ट्रिंग टूट गई। अब बताओगे मुझे, अगर स्ट्रिंग टूट गई तो क्या अब तुम स्टोन पर फोर्स अप्लाई कर सकते हो? स्टोन यहां था और ये स्ट्रिंग टूट गई यहां से, अगर स्ट्रिंग टूट गई तो अब आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब स्टोन कैसे जाएगा? बी सर्कुलर पाथ में घूमेगा या टेंजेंशियली चला जाएगा? अब अगर स्ट्रिंग टूट गई तो स्टोन कैसे मूव करेगा? बी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा या टेंजेंशियली जाएगा? टेंजेंशियली जाए। अरे सर्कुलर पर अब थोड़ा ना मूव करेगा। अरे भाई आप एक काम करो, एक रस्सी लो ना आज क्लास के बाद, उससे पेन बांधना, अपना मोबाइल फोन बांधना और घुमाना शुरू करना उसे। जब तक आप हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। जिस मोमेंट पर स्ट्रिंग कट जाए और इतनी तेज घुमाना कि वो स्ट्रिंग टूट जाए, जैसी वो टूट जाएगी वो स्टोन अब घूमेगा नहीं, सर्कुलर टेंजेंशियली जाकर दीवार से लग जाएगा। तो जैसी स्ट्रिंग कटी, अब ये सर्कुलर पाथ पे नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। इसे एक्सप्लेन करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। डायरेक्शन चेंज कराना है तो फोर्स की जरूरत है। ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे। तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे वही फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रही थी। अगर कहीं स्ट्रिंग टूट गई तो वो फोर्स विड्रॉ हो गई। अब ये कैसे जाएगा? अब डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो सकता, अब ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो ये सिंपल सा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल। हाँ सामिया, अच्छा फोन टूट जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ समझ में तो आएगा। सो ये एग्जांपल्स हैं इनर्शिया के। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ में कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो कुछ चीजें याद रखनी है न्यूटन फर्स्ट लॉ में। पहली चीज, इसने क्या करा? फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज फोर्स? सो व्हाट इज फोर्स? एक्सटर्नल एजेंट जो इनर्शिया चेंज कर सकता है। कितनी तरह से फोर्स इनर्शिया चेंज कर सकता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट चेंज कर सकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम न्यूटन सेकेंड लॉ पर आएंगे। अजलान बस यही फर्स्ट स्लाइड थी, मैं इससे पहले तो डाउट डिस्कस कर रहा था सबके। चलिए भाई लिख लीजिए इसे। वो न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद बेटर समझ में आएगा साथ।
भाई लिख लो तो मुझे बताओ प्लीज, को रब करता है। इल्मा, ऐसा होता अगर आपकी बॉडी डिटैचेबल होती, बट बॉडी डिटैचेबल नहीं है, इसीलिए आपको एक पुश मिलता है और आप आगे की तरफ गिर जाते हो। ऐसा होता अगर बॉडी डिटैचेबल नहीं होती। बॉडी डिटैचेबल होती लेकिन बॉडी डिटैचेबल नहीं है, इसीलिए एक साथ गिर जाते हैं। बिल्कुल कायनात, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को आप इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल से कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया दैट व्हाट इज फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसको करने के लिए आपको जरा सा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का। व्हाट इज मोमेंटम? इट्स अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एक सेकंड, किसी एक का डाउट है, जरा देखने दो। नहीं तो थर्ड की बात कर रही है ना। थर्ड में स्ट्रिंग टूटने के बाद स्टोन रेस्ट में नहीं आता, टेंजेंशियली चला जाता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो भी यहाँ वेलोसिटी थी, मान लीजिए आप घुमा रहे थे, फोर्स अप्लाई कर रही थी आप यहाँ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो ये इसी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे चला। हमेशा मोशन में रहेगा अगर ये किसी चीज से स्ट्राइक ना करे। आप अगर एक फोन को अगर आप फेंकोगे और वहां पर अगर कुछ और ना हो, कोई और फोर्स ना एक्ट कर रही हो, लाइक आपके हिसाब से स्टोन थोड़ी देर के बाद गिर जाएगा, ऐसी होगा तो आप यही कह रही है ना, कुछ टाइम के बाद जाकर ये गिर जाएगा। तो माइक ऑन कर लो, थोड़ा सा आसानी से जल्दी डिस्कशन हो जाता है। जी सर। ये गिर जाएगा थोड़े टाइम के बाद, लेकिन ये क्यों गिर रहा है? अपने आप गिर रहा है या कोई फोर्स एक्ट कर रही है? सर मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमने पहले इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये मोशन में आ गई, राइट सर? फिर स्ट्रिंग टूट जाती है, फिर ये खुद किसी न किसी चीज से स्ट्राइक करेगी या कुछ करेगी, तो लेकिन रेस्ट में तो आएगी ना सर? हाँ, तो वो खुद नहीं आ रही, जिस चीज से स्ट्राइक करेगी ना, स्ट्राइक करने का मतलब ही यही है कि कोई और फोर्स अप्लाई कर रहा ओके है। ये पेन मेरे हाथ पर स्ट्राइक करके रुक रहा है, तो अपने आप नहीं रुका, मेरे हाथ ने इस पर फोर्स अप्लाई करी। और यही तो हम पढ़ रहे हैं, जब फोर्स एक्ट करेगी तो इनर्शिया चेंज हो सकती है। सर। अगर वो नीचे भी गिरी आकर, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आया, ग्राउंड से स्ट्राइक हुआ, ग्राउंड ने इस पर फोर्स अप्लाई करी जिसकी वजह से रुक गया। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अपने आप नहीं हो रहा, फोर्स एक्ट कर रही है। तो जहां भी आपको लगे किसी एग्जाम्पल में कि अपने आप हो रहा है, तो एक बार डिस्कस कर लेना। कहीं भी अपने आप नहीं होगा, हर जगह एक फोर्स एक्ट करेगी जो इनर्शिया चेंज करेगी। साथ नहीं समझ में आया मुझे। थोड़ी वेलोसिटी तो होगी, स्ट्राइक करने के बाद तो रुक जाएगा ना। चलिए, मोमेंटम स्टार्ट। हाँ, कुछ वेलोसिटी से जाएगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ कोई वॉल है, उस वॉल से स्ट्राइक किया और रुक गया। तो यहाँ जो रुका वो इसलिए रुका क्योंकि वॉल ने फोर्स अप्लाई करी।
फोर्स जब भी एक्ट करेगी तो इनर्शिया चेंज हो सकता है, फोर्स एक्ट करेगी तो इनर्शिया चेंज हो सकता है। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखिए। मोमेंटम देखिए, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज, सो देखो आधे घंटे जो हमने डिस्कस किया ना, उसमें सिर्फ मैं आपके जहन में इतनी क्लैरिटी चाहता हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है, मोशन से रेस्ट में आती है, या डायरेक्शन चेंज होता है, तो फोर्स चाहिए। अगर फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो ना रेस्ट से मोशन में आएगी, ना डायरेक्शन चेंज होगा, ना वेलोसिटी चेंज होगा। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, मुझे बताइएगा यहाँ फोर्स एक्ट कर रही है या नहीं कर रही। एक कार है, ये हमेशा मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हमेशा। इसकी वेलोसिटी हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड है। ये समझ लो कि कार है, उड़ रही है स्पेस में, कार इन स्पेस इज मूविंग with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पेस में ये कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए, दो ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, क्या लगता है आपको? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब कोई फोर्स एक्ट कर रही है। दूसरा, फोर्स जीरो है। मैं एक मिनट रुकना जरा सा, अभी आंसर मत देना, मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूं। चलो चैट रूम यूज करो और बताओ मुझे, बॉडी हमेशा मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, फोर्स एक्ट कर रही है या नहीं कर रही? इफत का आंसर सही, सात का आंसर सही। तोयबा ए या बी में से कुछ लिखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। साजिद ए या बी में से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इसमें से कुछ लिखो। साजिद का सही है, सात का सही है, शिफा का गलत है, शफात का गलत है, तोयबा का गलत है, साजिद ठीक कर रहा है, इल्मा ठीक कर रही है। बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। सात का ठीक है, हमजा सामिया दोनों का गलत है, शफात का सही है। देखिए सुनिए, कार मूव कर रही है स्पेस में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। भाई अगर ये हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज कर रही है, दैट मींस मूव कर रही है, दैट मींस नो चेंज इन इनर्शिया। कोई इनर्शिया में चेंज नहीं हो रहा। इनर्शिया तो तब चेंज करेगी जब वेलोसिटी चेंज हो, रेस्ट से मोशन में आए या डायरेक्शन चेंज हो, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। नो चेंज इन इनर्शिया, नो चेंज इन इनर्शिया मींस एफ एक्सटर्नल इज जीरो। कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये बताओ मुझे, इतना आया दिमाग में? एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। ये एक कार है, ये सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। ऑप्शन ए, क्या लगता है आपको? इफ एक्सटर्नल कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, ए पार्ट। एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो। बताओ भाई, ए या बी?
इल्मा का सही, शफात का गलत, इफ़त का ठीक, साजिद का गलत, शिफा का सही, सैफ का गलत, साद का गलत, तोयबा का सही, सामिया का सही और किसी का आंसर नहीं आया। भाई एक बात बताओ, अगर ये सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने का क्या मतलब है? इनर्शिया चेंज हो रही है। कौन सी इनर्शिया? डायरेक्शन। और इनर्शिया अगर चेंज हो रही है तो भाई बिना फोर्स के तो नहीं होगा। एफ एक्सटर्नल शुड बी नॉन जीरो, कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट कर रही होगी। सिर्फ ये मत देखो कि 10 मीटर पर सेकेंड है हमेशा, ये भी देखो कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। कुछ एक्सटर्नल फोर्स की हर हाल में जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कायनात कोशिश करो, नहीं तो अगर इंटरनेट में बहुत ज्यादा इशू है तो रिकॉर्डिंग तो पड़ी जाएगी। रात शाम तक रिकॉर्डिंग ऐड कर देंगे उसमें लर्निंग में। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट इनर्शिया। अब जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोमेंटम। तो ये जरा क्लियर होना चाहिए, इनर्शिया अगर चेंज करेगा तो फोर्स चाहिए, इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स नहीं चाहिए। मोमेंटम, मोमेंटम इज अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, बॉडी में कितना मोशन है, दैट इज मोमेंटम। So if you have a body of mass m, it's moving with a velocity v, तो मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। This is the product of mass and velocity. Simple. This is momentum, product of mass and velocity. It's a vector quantity. Direction is same as that of velocity. Momentum का वही डायरेक्शन होगा जो velocity का डायरेक्शन होता है। SI यूनिट अगर आप लेंगे, mass is in kg, v is meter per second, SI unit is kg meter per second. SI unit kg meter per second, मास kg में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, SI यूनिट kg मीटर पर सेकंड। एक आध एग्जांपल देखो मोमेंटम का। लाइक मैं आपसे कहता हूँ बॉडी ऑफ मास 10 kg। अच्छा इसे करके दिखाना जरा, देखूं मैं तुम्हें कितना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बेसिक्स है। भाई देखो 7 का आंसर आया जो ठीक है, हिमांशु का ठीक आ रहा है, सामिया का ठीक है, साजिद, इफ़त सबका ठीक आ रहा है। और आंसर्स तोयबा का भी ठीक है, इल्मा का भी ठीक है,
सो मोमेंटम इज अजलान का भी ठीक है, P इज इक्वल टू। सो देखो इतना तुमसे बेसिक तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन शिफा से यार है कायनात मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर रही हो या लिखने में गड़बड़ कर रही हो। मास इज 10, वेलोसिटी इज 5, इट्स 50 मीटर 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम है, 50 kg मीटर पर सेकेंड के मोमेंटम से मूव कर। नेक्स्ट देखिए, इसे लिख लीजिए इतना। और मुझे एक चीज और बताइए, एक बॉडी का मोमेंटम चेंज कर रहा है, एक बॉडी है उसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, मुझे बताओगे एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी इनर्शिया इज चेंजिंग या कांस्टेंट? ए पार्ट, इनर्शिया इज कांस्टेंट, बी पार्ट, inertia is changing. क्या बात है, इसमें कोई गलत नहीं करा, सबका सही आ रहा है। इफ़त का सही है, हिमांशु का सही, सैफ का सही, साद का सही, साजिद का सही, सामिया, अजलान, मुशर्रफ, इल्मा, शफात, तोयबा, सबका सही। इनर्शिया इज चेंजिंग, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हुई तो इनर्शिया चेंज हो गया। वेरी गुड, ये सबका सही था। एक और बताओ, इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, मोमेंटम of a body is changing. A part, F external is 0. B part, F external is non-zero. क्या लगता है? एक मिनट, कहां से शुरू हुआ था? 7 का गलत है, सामिया का सही, अजलान का गलत, इफ़त का सही, साजिद का सही, सैफ का सही, शिफा का सही, शफात का गलत, तूबा का सही, मुशर्रफ का सही और हिमांशु का भी सही है। सो F external is 0. एक एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही, कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही। मोमेंटम इज चेंजिंग, इसका मतलब ये मोमेंटम चेंज कर रहा है, इनर्शिया चेंज कर रहा है। इनर्शिया खुद चेंज थोड़ा ना होगा, इनर्शिया चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, ये वो फोर्स। इतना लिख लीजिए। नहीं साजिद, हर इंस्टेंट के लिए, जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज होगी वहां मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट हो या वेलोसिटी या वेरिएबल। आप कहोगे पहले वेलोसिटी 2 है तो मोमेंटम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप कहेंगे 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसी भी वेलोसिटी हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो मोमेंटम कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल तो मोमेंटम भी वेरिएबल। देखो हर चैप्टर में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए जहन में बैठ जानी चाहिए। जैसे जूनियर क्लासेस में अगर आपने मैथ्स में क्या क्या पढ़ा होगा, जो चीजें आप बेसिक यूज करते हैं वो क्या होता है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट यूज करते हैं, शायद a + b का होल स्क्वायर वगैरह सॉल्व करते हो। उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा पढ़ा होगा जो आप भूल गए। यहाँ भी ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप हमेशा यूज करेंगे, तो उस पर मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ।
मोमेंटम, इनर्शिया, ताकि आगे जब न्यूमेरिकल्स आए तो आप कनेक्ट कर पाए। सामिया को कुछ क्वेश्चन आया। हाँ, सामिया आप ही कह सकती हैं, बॉडी मोशन में तो उसके पास कुछ मोमेंटम है। जितना ज्यादा मास और वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोशन, रुक जाएगी तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। शिफा, कायनात आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखिए, जो आपके दिमाग में आया था ना अभी कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, या फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम को चेंज करने के लिए, दैट इज बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ। वही न्यूटन सेकंड लॉ है। ये आपको बताता है कि फोर्स कैलकुलेट कैसे करें। भैया फोर्स मेजर, उन्होंने तो सिर्फ ये बताया भाई फोर्स है कुछ जो इनर्शिया चेंज कर सकती है, बट वो फोर्स आप होगी कैसे, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, acting on body is rate of change of momentum. हाँ, सो न्यूटन सेकंड लॉ है। अरे क्या बताया था मैंने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, जरा बताना, कोई कुछ याद रहता है? न्यूटन सेकंड लॉ, आप लोग म्यूट हो गए क्या? हमें बताओ क्या बताया था मैंने न्यूटन सेकंड लॉ में। अरे क्या बता, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
यस, ये बेसिकली आपको एक रिलेशन देता है टू मेजर फोर्स. सो न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली आपको एक रिलेशन देगा टू मेजर फोर्स. तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सटर्नल फोर्स, जो भी आप बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्टिंग ऑन बॉडी is equal to its rate of change of momentum. रेट ऑफ चेंज का मतलब है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो मान लीजिए डेल्टा पी है मोमेंटम में चेंज, इन मोमेंटम इन टाइम डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम में जो चेंज आया, दैट चेंज इज डेल्टा पी. सो बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, that external force is change in momentum divided by time interval. That's external. Delta P means change in momentum. It's final momentum minus initial. Final जो भी difference होगा, that is change in momentum. It's Newton's second law. अब ये जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, भाई मैंने कहा था थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा. दिस इज एवरेज फोर्स. अब जो कर रहा हूं, अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो शायद थोड़ी सी परेशानी है. यहां तक बताओ, ये क्लियर है ना? अब इसके बाद का शायद अगर कोई डिफरेंशिएशन नहीं जानता तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो. मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस फोर्स. अब जो मैं स्टेप्स यूज कर रहा हूं, ये स्टेप मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी कराए थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में भी कराया था. इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए आप क्या करेंगे, इस टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दें. अब मैं इसकी डिटेल पे नहीं जा सकता, एक बार कराया था, बहुत टाइम दिया था. इसको श्रिंक कर, छोटा कर दिया टाइम इंटरवल को, तो डेल्टा पी डीपी में कन्वर्ट हो गया. भाई इसकी डिटेल चाहिए आपको, पुराना लेक्चर देखना होगा. बार बार एक ही चीज रिपीट करनी बहुत मुश्किल होती है. ये क्यों करते हैं, इससे ये कैसे बनता है, ये सब मैं आपको करा चुका हूं. तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. दिस इज इंस्टेंटेनियस फोर्स. यहां आप मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, यहां आप मोमेंटम को टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो ये आपकी जो फोर्स है, दिस इज इंस्टेंटेनियस. बहुत कम आप इसे यूज करेंगे, ज्यादातर तो इससे काम चल जाएगा. मोमेंटम को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स मास टू वेलोसिटी. मोमेंटम की जगह आप mv लिख सकते हैं. सो यहां जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, दैट्स d ओवर dt ऑफ mv. सो इट्स m dv ओवर dt. तो ये आया d ओवर dt ऑफ mv. सो एक्सटर्नल फोर्स is d over dt of mass into velocity. अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं मास कांस्टेंट है, मैं आपसे कहता हूं सिस्टम का मास वेरी नहीं कर रहा, मास कांस्टेंट, तो मास को डेरिवेटिव से बाहर ले जाओ. अलग चला गया, ये बच गया dv over dt. किसी को कुछ याद है dv over dt क्या होता है? एक साजिद को याद, अजलान को याद है, और बस.
अरे वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इल्मा को याद है? सर मैसेज नहीं जा पा रहा है। मैसेज नहीं जा पा रहा है, अब जा जाएगा। और किसी को याद है? सामिया को भी याद है, सामिया को याद है। और अरे भाई एक्सेलरेशन होता है यार। सर नहीं जा रहा अभी भी। अभी यार एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना। So, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स होगी its mass multiplied by acceleration. So this is the external force acting on the body, which is mass of body multiplied by the acceleration of the body. So this is Newton's second law. ये न्यूटन का सेकंड लॉ कि external force acting on the body is mass times the acceleration of the body. That's Newton's second. तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ये अब यहां से आप कुछ चीजें और देखिए। सो ये एक्सप्रेशन आप कब यूज करेंगे? जब मास कांस्टेंट। अगर आपको मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स आ जाएगी। एक चीज और याद रखिएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट इज न्यूटन। CGS यूनिट इज डाइन। हाँ, उसी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन इज 10 रेज टू द पावर 5। चलिए इसे लिखिए, फिर इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर न्यूटन थर्ड लॉ पर आते हैं। भाई इतना हो जाए तो बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड। साथ इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पर। अगर मैं आपसे कहता हूँ t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ किसी एक इंस्टेंट पर कैलकुलेट कीजिए, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स है। तो एक बार साथ नोट्स देखने पड़ेंगे पलटकर, अगर आप भूल गए। या आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों जगह। चलिए इसको लीजिए।
भाई लिख लिया था या नहीं? नहीं लिख पाए थे? ओके, मैं रिपीट कर दूँ। तो ये था ना, सेकंड वाली स्लाइड से ही नहीं होता ना, इफ एक्सटर्नल इज डी ओवर डी टी ऑफ एम वी। फिर हमने लिखा था अगर मास कांस्टेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज एम डीवी ओवर डी टी। फिर मैंने लिखा था डीवी ओवर डी टी एक्सेलरेशन होता है। सो एफ एक्सटर्नल आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इसे आप यूज करेंगे, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, मतलब इसको भी आप न्यूटन सेकंड लॉ कह सकते हैं, बट ये आप तब यूज करोगे जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो। चलिए इतना लिखिए, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें। सिंपल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे। नहीं, साथ कुछ गलत याद आ रहा है तुम्हें, गलत याद आ रहा है। इट्स अ वेक्टर, एसआई यूनिट न्यूटन था, सीजीएस इज टाइम। साथ जो आपको याद आ रहा है वो सेंट्रीपिटल एक तरह की फोर्स होती है, वो भी गलत एक्सप्रेशन याद है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। गलत याद है साथ। भाई लिखा सबने? डाइन, डाइन, डी वाई एन ई। हाँ साजिद, मास वेरी कर सकता है। भाई एक बलून लो, उस बलून में एयर फिल करो और उसे खोल दो, तो उसमें से एयर बाहर निकलेगी। जैसे जैसे एयर बाहर निकलेगी बलून का मास कम हो जाएगा। रॉकेट में भी ऐसे ही होता है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है रॉकेट का मास कम होता चला जाता है। तो बिल्कुल मास कम हो सकता है। अगर मास कम होगा तो इसे यूज करोगे पूरा यहां से। चलो ये हो गया। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शुरू का पहला क्वेश्चन तो आप ही करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। फाइव केजी की बॉडी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। आपको चाहिए एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 5 kg, एक्सेलरेशन इज 10, दिस इज 50 न्यूटन। 50 न्यूटन की एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी। ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी की, विच इज 50 न्यूटन।
चलो एक काम और करो, एक और करके दिखाओ। Body starts from wrist, attain a velocity of 10 meter per second in 5 seconds. Mass of body is 5 kg. Calculate force. हिंट ये है कि पहले एक्सेलरेशन निकालो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लेकर, फिर उसके बाद फोर्स निकालो. v is u plus at यूज करके एक्सेलरेशन निकालो, फिर फोर्स निकालो. साजिद का ठीक आ रहा है, इल्मा का ठीक है, और किसी का आंसर? अरे एक्सेलरेशन निकाल लो ना, v is u plus at यूज कर फिर मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो. 7 का भी ठीक आ रहा है. मैसेज नहीं जा रहा. मैसेज नहीं जा रहा, क्या परेशानी है? अच्छा एक बात, जिन लोगों का मैसेज नहीं जा रहा, आप लोगों ने ऐप अपडेट किया है जूम का? ये सर कर रखा है. फिर तो जा रहा है, तब भी नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है. नहीं जा रहा है. एक बार लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करके देखना प्लीज. शायद तो चला रहा है. कुछ इश्यूज हैं जूम के साथ इसमें मेरे हाथ में. हिमांशु का भी सही, सामिया का भी सही, अजलान का भी सही. इफ्फत का भी आंसर सही है. हमजा का भी सही है. सो देखिए, आप इसको यूज कर सकते हैं. v इज u प्लस at, v है 10, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, टाइम कितना लग रहा है 5. तो ये 10 आ गया विच इज 5a, a आ गया विच इज 10/5, a आ गया विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सैफ का भी सही है. अब आप फोर्स ले लीजिए. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना है? 5 kg. एक्सेलरेशन कितना है? 2, सो इट्स 10. चलिए, आपको रिलेशन यूज करना आ गया, कॉन्सेप्ट आप समझ गए. अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं.
चलिए भाई इसको सॉल्व कीजिए। चलिए भाई करिए, ये हो जाना चाहिए, भी इजी सा है। गुड, साजिद का सही आ रहा है। और किसी का आंसर? इफ़त का भी सही है। सामिया गलत है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। भाई और लोग क्या हो गया? ये तो आसान सा है भाई। इल्मा का सही आ रहा है, हमजा का भी ठीक है। हिमांशु, कितना टाइम लगता है एक सॉल्व करने में? इरम, कोई आंसर ही नहीं है। मुशर्रफ सो गया। शिफा, 7 गड़बड़ है, चेक करो। फिर कुछ गड़बड़ मारी है मल्टीप्लिकेशन में। कायनात, शफात गड़बड़ है, चेक करो। सात गलत है। अजलान नहीं, गलत आ रहा है, रिटार्डेशन। चलिए भाई मैं सॉल्व करूं। देखिए यहां भी वही काम है जो आपने लास्ट में किया था। घबरा कि लास्ट वाले न्यूमेरिकल और उसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। हिमांशु अब सही है कि भाई एक स्कूटर है, किस स्पीड से जा रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर। मैसेज नहीं जा रहा है। अच्छा, मैसेज फिर नहीं जा रहा। 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को ऐसे कन्वर्ट कर दो, 5/18। आंसर बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए मुझे कितना है आपका। 804। नहीं नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है। 800 बाद में जाके स्कूटर रुक जाता है फाइनल वेलोसिटी से। कितना टाइम लगा रुकने में? 5 सेकंड्स। सो एक्सेलरेशन भी तो ला सकते हैं। हाँ साथ अब सही आ रहा है। आप इसे यूज कीजिए। v इज u प्लस 80, v0 u इज 10, एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम इज 5। सो -10 इज 5a, a आ गया -10/5।
अच्छा इसलिए गड़बड़ था, कई लोगों ने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया होगा। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म हो गई बात। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 300 kg। एक्सेलरेशन कितना है? -2। एफ कितना आ गया? -600। इतनी फोर्स एक्ट करेगी जो रिटार्ड कर रही होगी, इस फोर्स की वजह से स्कूटर रुकेगा। बताओ भाई कोई परेशानी इसमें? और जो असाइनमेंट आपके साथ शेयर किए जाते हैं ना, उन्हें सॉल्व किया करिए। टॉपिक वाइज असाइनमेंट होते हैं, जितना मैंने आज पढ़ाया इसका असाइनमेंट मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन होता है। प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। अगर आप सॉल्व करोगे तो दिखेगा, आपकी क्लास परफॉर्मेंस में पता चल जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए आज से हम यही छोड़ेंगे, मंडे कंटिन्यू करेंगे न्यूटन। साथ नेगेटिव का मतलब ये है कि ये फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। लाइक स्कूटर अगर ऐसे जा रहा है इधर, फोर्स इधर एक्ट कर रही है। 5/18 सामिया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर दिया था ना आपको, तो एसआई यूनिट चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर।